खबरों में आगे रुक करते हैं। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बस्ती और देवीपाटन मंडल की कमिश्नर को यहां बदल दिया गया है। योगेश्वर राम मिश्रा देवीपाटन मंडल के मंडल आयुक्त बना दिए गए हैं। आईएएस लोकेश एम बस्ती के मंडल आयुक्त बने हैं। इसके अलावा डीएम अखिलेश सिंह का सहारनपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है। दिनेश चंद्र डीएम सहारनपुर, मोनिका रानी डीएम बहराइच यहाँ पर बनाई गई है। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। कल्पना अवस्थी राजभवन से हटा दी गई है। इनकी जगह पर सुधीर बोबडे अपर मुख्य सचिव राज्यपाल यहाँ पर बनाए गए हैं। तो महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है। ये तबादले यहाँ पर देखने को मिले हैं। 7 अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए हैं। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक साथ। यूपी में 7 आईएएस अधिकारियों का ये तबादला, इनकी जिम्मेदारी को बदला गया। बस्ती और देवीपाटन मंडल के कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। योगेश्वर राम मिश्रा देवीपाटन मंडल के मंडल आयुक्त बना दिए गए हैं। आईएएस लोकेश एम बस्ती के मंडल आयुक्त बनाए गए हैं। इसके अलावा डीएम अखिलेश सिंह का सहारनपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है। दिनेश चंद्र डीएम सहारनपुर यहाँ बनाए गए। इसके अलावा बहराइच की डीएम यहाँ पर मोनिका रानी को बनाया गया है। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग दिया गया। कल्पना अवस्थी राजभवन से हटा करके सुधीर बोबडे को उनकी जगह पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये 7 बड़े तबादले यहाँ पर किए गए हैं। ये फेरबदल ट्रांसफर यहाँ पर किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल यूपी में यहाँ देखने को मिला है। 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला एक साथ किया गया। इनकी जिम्मेदारियों को बदला गया है। अलग अलग जगह पर इनकी नियुक्तियां यहाँ पर की गई है। बस्ती देवीपाटन मंडल की कमिश्नरों को बदला गया। इनकी जगह पर दूसरे की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। डीएम अखिलेश सिंह का सहारनपुर से ट्रांसफर किया गया और सहारनपुर के नए डीएम अब दिनेश चंद्र को बनाया गया है। वही बात बहराइच की जाए तो बहराइच में डीएम की जिम्मेदारी अब मोनिका रानी संभालेंगी। पीलीभीत से आ रही खबर के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज नहीं होने पर यहां पर एक पिता ने खुदकुशी कर ली है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया है मिली भगत का आरोप। दलित नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि 8 मई की रात गांव के ही रहने वाले दबंग राहुल, शेखर, रोहित, मनोज नाम के 4 लड़कों ने मिलकर के नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। लड़की को किच्छा उधम सिंह नगर में अपने बुआ के घर ले गए और कमरे में बंद करके राहुल नाम के आरोपी ने दुष्कर्म यहां पर किया और फिर अगली सुबह राहुल के फूफा मनोज ने पीड़ित लड़की को रास्ते में छोड़ दिया। और इसके बाद पिता जब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के पास पहुंचते हैं, मुकदमा दर्ज कराने पहुंचते हैं तो वहां पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसको लेकर के यहाँ पिता ने ही खुदकुशी कर ली है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मिली भगत के आरोप यहाँ पे लगाए हैं। दलित नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप का ये पूरा मामला है, जहां पर गांव के ही रहने वाले 4 युवकों ने लड़की को पहले अपहरण किया, उसके बाद अपने बुआ के घर उधम सिंह नगर ले गए, वहां पर लड़की का रेप किया गया और फिर बीच रास्ते उसे छोड़ दिया गया। और लेकिन इस पूरे मामले में जब परिजन पुलिस के पास पहुंचते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, अपनी न्याय की गुहार लेकर के वहां पहुंचे तो पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसको लेकर के पिता बेहद परेशान और अंत में जाकर के खुदकुशी कर ली है। पुलिस प्रशासन के इस रवैये को देख करके यहाँ पर पिता ने ही खुदकुशी कर ली है, फांसी लगा करके जान दे दी। ये जानकारी सामने आ पा रही है। दबंगों को बचाने के आरोप यहाँ पे लगी है कि पुलिस की तरफ से दबंगों को बचाया गया। पीड़ित परिवार जब पुलिस के पास पहुंचा इस पूरे मामले को लेकर, शिकायत दर्ज कराने को लेकर, मुकदमा दर्ज कराने को लेकर, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। इन्होंने हमारी बहन गुलरवत के लड़कों ने 3-4 लड़कों ने किडनैप कर लिया और फिर किडनैप करके 1 रात घर पे रखा, जंगल में रखा और मारा उसे और फिर वहाँ लेकर किच्चा जो यहाँ पर किच्चा से लेके आए, किच्चा से फूफा छोड़ के गए यहाँ पर। हम रिपोर्ट लिखवाने आए, रात में इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों ने इन्होंने कोई नहीं गया वहाँ पर, किसी ने ना सुना, किसी ने भी बिल्कुल एक बार ना सुनी। हमारी तहरीर 9 तारीख को आए थे रात में सर 1 बजे आए थे, इन्होंने किसी ने ना सुना, हमारी कोई बात ना सुनी। पीड़ित लड़की के परिजनों का आरोप ये है इस पूरे मामले में कि 8 मई की रात को नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। अपहरण कर राहुल ने अपने बुआ के घर पर ले जाकर के नाबालिग लड़की का रेप किया। पिता रेप का केस दर्ज कराने पहुंचे पुलिस के पास तो पुलिस ने वहां से भगा दिया। एक नहीं सुनी यहाँ पर पिता की। पुलिस के रवैये से पिता बेहद परेशान, पिता को धक्का लगा और शिकायत पर आरोपी राहुल, शेखर, रोहित, मनोज के खिलाफ एक्शन तक यहाँ पर नहीं लिया गया। दबंग आरोपी लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। पुलिस से मिलकर के पीड़ित के पिता के खिलाफ भी शिकायत यहाँ पर की गई। इंसाफ मांगने पहुंचे पिता को यहाँ थाने से भगा दिया गया। आहत पिता ने गांव के बाहर पेड़ से टक्कर के आखिरकार अपनी जान यहाँ पर दे दी। जिससे पुलिस प्रशासन पर लोगों को भरोसा होता है। न्याय की गुहार लेकर पिता पहुंचे, वहां पर शिकायत दर्ज न करने की बजाय पिता को ही वहां से भगा दिया गया।
पिता की खुदकुशी के बाद पुलिस हरकत में आई है। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने पिता की खुदकुशी के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ रेप पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी यहाँ पर दर्ज हुआ। एसपी ने आरोपी पुलिस कर्मियों की जांच के आदेश इस मामले में दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल यादव मामले की जांच कर रहे हैं। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया है, लेकिन ये जब हुआ है जब पिता ने खुदकुशी कर ली है। इसके बाद जब पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे, इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से सफाई आई है। एसपी का कहना है कि थाना अध्यक्ष ने बताया कि पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन फिर विवाद की वजह से मामला बढ़ गया। हालांकि एसपी ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी है और आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक हफ्ते 10 दिन पहले ये एक गायब हो गई थी, जिसके संबंध में इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी थी। एक ही दिन बाद करीब 24 घंटे बाद ही उस लड़की को और जिस लड़के के साथ वो गई थी, उन दोनों को लड़की के मामा द्वारा थाने पर लाया गया था और उसमें उन दोनों पक्षों द्वारा आपस में ऐसा ज्ञात हुआ है कि समझौता कर लिया गया था, जो थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया है। आपस में बाद में किसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ और कहासुनी हुई, जिससे कि ये जो व्यक्ति था इसके द्वारा इसमें आत्महत्या कर ली गई है। सभी कारणों को देखते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें अभी आगे अभियोग में विवेचना की जाएगी। बाकी इसके जो कारण हैं और जो अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया था पहले, जो नाबालिग लड़की गायब हुई थी, उसके संबंध में मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पे जांच दी गई है। एसपी की तरफ से सफाई इस पूरे मामले में दी गई है, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि पुलिस वालों ने शिकायत पर तुरंत सुनवाई क्यों नहीं की। दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है, दलित का मामला संवेदनशील होता है, फिर भी लापरवाही यहाँ पर क्यों की गई पुलिस वालों की तरफ से। इतनी बड़ी लापरवाही कि पिता ने खुदकुशी तक यहाँ पर कर ली है। क्या सचमुच पुलिस मामले को दबाना चाहती थी? क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या रेप के आरोपियों के साथ पुलिस की मिलीभगत थी? ये भी सवाल यहाँ पर है। सवाल ये भी है कि नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप मामले का सच कब तक सामने आएगा? तो क्या इस पूरे मामले को पुलिस की तरफ से दबाने की कोशिश की गई? ये भी सवाल है। और इस खबर पर विक्रांत संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। विक्रांत, क्योंकि यहाँ पर पिता कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, पिता जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने जाते हैं क्योंकि बेटी को अगवा किया गया, बाद में रेप किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझाइएगा एक बार। जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है कि एक बेटी के लिए न्याय मांगने एक पिता थाने पहुंचता है और उसको न्याय ना मिलता है, तो उसके बाद में जो पिता है वो क्षुब्ध होकर पुलिस की कार्रवाई, जो पुलिस की कार्यशैली है उससे परेशान होकर वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो हरकत है वो शर्मनाक है। जो कार्यशैली है उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जब मृतक का बेटा आरोप लगाता है, उसके बाद जब घटनाक्रम होता है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अब पुलिस अधीक्षक कार्रवाई की बात करते नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से जो पुलिस शासन का दावा पेश करती है, अपराध मुक्त का दावा पेश करती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जो है वो लाजमी है। ठीक है विक्रांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भाजपा नेताओं की क्षेत्रीय बैठकों का आज अंतिम दिन है। लखनऊ में हो रही अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है लखनऊ में। वहीं संगठन की बैठक में डिजिटल पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में डिजिटल अटेंडेंस लगा रखे नेता, तो बैठक हो रही है और यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा। भाजपा नेताओं की क्षेत्रीय बैठकों का आज अंतिम दिन है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है और यहाँ पर तमाम मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 को लेकर के मंथन, इन सब के बीच संगठन की बैठक में डिजिटल पर भी जोर दिया जा रहा है। डिजिटल अटेंडेंस लगा रहे नेता, ये जानकारी भी मिल रही है इस बैठक में। डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो बीजेपी संगठन भी कहीं ना कहीं अब डिजिटल की ओर अग्रसरित है, यानी डिजिटल की ओर बढ़ता दिख रहा है। ये जो अवध क्षेत्र की बैठक आज है, क्षेत्रीय बैठक है, वहाँ पर आप देखिए जो भी पार्टी के विधायक, पदाधिकारी, सांसद आ रहे हैं, पहले ये डिजिटल अटेंडेंस लगा रहे हैं, यानी ये QR कोड है और अपने फ़ोन से QR कोड को स्कैन कर रहे हैं और उसके बाद उनकी अटेंडेंस लग रही है। सांसद सीतापुर राजेश वर्मा हैं, वो भी देखिए अटेंडेंस लगा रहे हैं अपनी, और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा भी नजर आ रहे हैं। कमलेश जी, अटेंडेंस लगाई आपने, नहीं लगाई? मेरा भी हो गया है। ये व्यवस्था बनी क्या है कि कभी कोई कहीं नहीं आता था,
अब ये तय हो गया है कि जो अपेक्षित प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्रीय कार्य समिति के, जो आएगा उसी की उपस्थिति दर्ज होगी। और ये परंपरा अभी हमने शुरू की है। कल रात में क्षेत्रों में पहली बार शायद हो रहा है जो क्षेत्रीय बैठकें हो रही हैं। अभी तक अवध, अब मुझे दूसरे की नहीं मालूम है, यहाँ पर अवध में हमने पहली बार प्रारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश में ये एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका कैसे हम अच्छा सा सदुपयोग कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बीजेपी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे निर्देश आते रहेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं उनका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। जी, अटेंडेंस लगी कि नहीं आप? लग रही है, लगा लग रही है। ये ठीक है, इससे ठीक है, सहूलियत है। और डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है तो इसमें हमारा संगठन भी डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है। अब कोई गायब नहीं हो पाएगा हैं बैठकों से, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल। इसमें क्या है कि तीन जैसे अपेक्षित सूची है, डोमेन है, उसमें अपडेट है। जैसे ही इसको स्कैन करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका नाम स्वयं आ जा रहा है। अगर आपका मोबाइल नहीं है यहाँ पर तो आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज नहीं करा सकते। और ये पूरा डोमेन, ये पूरी रिपोर्टिंग प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व। अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, इस बैठक में कितने विधायक, कितने सांसद आ रहे हैं आज की ये बैठक में? हमारे 82 विधानसभाएं हैं, उनमें से हमारे जहाँ माननीय विधायक हैं जीते हुए, वहाँ विधायक नहीं तो हमारे वहाँ के प्रत्याशी। इसके अलावा हमारे माननीय 13 सांसद, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ऐसे साथ जो पूरी रचना है, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय एमएलसी, ये सारे लोग रहने वाले हैं। प्रदेश में अवध क्षेत्र में रहने वाले सभी माननीय प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्र की पूरी कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सम्मानित जिला अध्यक्ष, सम्मानित जिला प्रभारी, इस प्रकार की एक पूरी 375 लोगों की रचना है। और एक हमने जिले में, ये हमारा जो माननीय 9 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट के 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, उसमें हमने जिले में एक 8 लोगों की समिति बनाई है, महा संपर्क अभियान समिति। उस समिति के 8 लोग वो भी इसमें सहभागिता कर रहे हैं, वो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको किस प्रकार से अभियान को आगे ले जाना है उसके लिए हम लोग रचना बनाएंगे, इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। महासंपर्क अभियान भी लिखा हुआ है और सबने यहाँ पर डिजिटल अटेंडेंस लगा रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। हालांकि सांसद जी को थोड़ी दिक्कत आ रही जरूर वो स्कैन करने में। और अब तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं, विधायक हैं, जो खुद क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि यहाँ कुल 61 विधायक हैं इस क्षेत्र में, 13 लोकसभा के सांसद हैं, इसके अलावा 20 तो एमएलसी हैं जो अवध क्षेत्र में आते हैं, 3 राज्यसभा के सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तमाम सारे लोग आज इस बैठक में बुलाए गए और जाहिर सी बात है 2024 को लेकर बीजेपी का जो मिशन 80 है उसको लेकर ये पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक है, जहां पर कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है वो तय होगी। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। लखनऊ में अवध क्षेत्र की तो इधर कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अध्यक्षता करने खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आ रहे हैं। बैठक में भाजपा मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर अभियान और कार्यक्रम की रूपरेखा यहां पर की जाएगी। कानपुर में बैठक की क्या तैयारी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड पर रहती है। निकाय चुनाव की सफलता अर्जित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्य समिति चल रही है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक लेने आज खुद बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही तमाम विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा सांसद और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक का जो मकसद है वो मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक आयोजित किए जाने हैं उसको लेकर के एक रूपरेखा खींची जाएगी, एक प्लान खींचा जाएगा और उसके साथ ही निकाय चुनाव में जो सफलता अर्जित की है पार्टी ने उसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी और समीक्षा होगी। तमाम विधायक हैं, 40 विधायक हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में, अपना दल जो सहयोगी है उसको मिला करके, लेकिन जो बीजेपी कोटे के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ही तमाम पदाधिकारियों को किस तरह से आगे साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है उसके लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन हो रहा है, क्षेत्रीय कार्य समिति का आयोजन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और 2024 की लड़ाई को अभी से ही कमर कसनी है, कैसे कमर कसनी है और क्या क्या आगे करना है उसके लिए ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम कही जा रही है। निकाय चुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की है उसके बाद तमाम पदाधिकारियों के साथ आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठेंगे और उनके साथ ही तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे। इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि 30 मई से 30 जून तक जो कार्यक्रम चलने हैं पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश पर इसका खास फोकस है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने 2024 में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पर अपने वक्तव्य दे चुके हैं और आज ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
और आपको बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी पर आज फैसला आने वाला है। छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज ये फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी समेत 4 लोग आरोपी हैं। इस पूरे मामले में छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में फैसला आज आने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था और आज ये फैसला सामने रखा जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी पर आज फैसला आने वाला है और साथ में बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री के अलावा भी और भी लोग आरोपी है। 4 लोग इस पूरे मामले में आरोपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था पहले जब सुनवाई हुई, लेकिन आज अब इस फैसले को सामने रखा जाएगा। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसले को सुरक्षित रखा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से और आज यही फैसला सबके सामने आने वाला है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी पर आज फैसला आएगा। छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज ये फैसला। लखीमपुर खीरी प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता का बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। भाई की हत्या हुए 23 साल हो गए, न्याय नहीं मिला। जिन लोगों ने हत्या की है उनको सजा मिले, ये बयान सामने आया है। 23 साल में हमारे ऊपर बहुत जुर्म हुआ है, आज इंसाफ का दिन है, हमें न्याय मिले। राजीव का ये बयान, राजीव गुप्ता का ये बयान है। प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता का ये बयान यहाँ पे देखने को मिला कि भाई की हत्या हुए यहाँ पर 23 साल हो चुके हैं। जिन लोगों ने हत्या की है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बयान राजीव की तरफ से दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। आज इंसाफ का दिन है। भाई प्रभात गुप्ता की हत्या हुए 23 साल होने को हैं। 23 साल में हमारे पिताजी खत्म हो गए, 2 भाई खत्म हो गए और हमें न्याय नहीं मिला। मैं भगवान द्वारकाधीश से निवेदन और न्यायाधीश से निवेदन करता हूं कि अजय मिश्रा टेनी, शशिभूषण, राकेश डालू, सुभाष मामा, जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों को कठोर सजा दें और हमारे परिवार को खत्म हुए बड़े भाई प्रभात गुप्ता को न्याय मिल सके। कि 23 सालों में हमारे ऊपर इतना जुल्म हुआ है कि हमें न्याय के लिए हमें बहुत समस्याएं आई हैं। आज इंसाफ का दिन तय हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। और अब खबर एटा से है, जहां पुलिस ने गो तस्करों पर शिकंजा कसा है। मामला मलावन और सकीट थाना इलाके का है, जहां पुलिस चेकिंग करने पहुंची थी और तभी गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर सलमान के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे तस्कर नजीम को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म यहाँ पर कबूल कर लिया है। दोनों ही आरोपियों ने 2 तस्कर के सामने तस्कर के पैर में गोली लगी, इसके बाद अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया इलाज के लिए। तो मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में यहाँ पे गोली लगी थी। हालांकि यहाँ पर बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। एटा से एक खबर है, जहाँ पर पुलिस ने गो तस्करों पर शिकंजा कसा। ये पूरा मामला मलावन और सकीट थाना इलाके का है, जहाँ पुलिस ट्रैकिंग करने पहुंची थी, तभी गो तस्करों ने पुलिस पर यहाँ फायरिंग कर दी और पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में जब फायरिंग की गई तो तस्कर सलमान के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे तस्कर नजीम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तस्कर के पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में यहाँ भर्ती करा दिया गया, जहाँ पे इलाज जारी है। तो गो तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मुठभेड़ में यहाँ पर एक गो तस्कर घायल, पुलिस और गो तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी, जिस दौरान ये गो तस्कर घायल हुआ। उसके बाद इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। फायरिंग यहाँ पर कर दी गई थी गो तस्करों की तरफ से। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गो तस्कर घायल हुआ। खबर देहरादून से है, जहां एक महिला को टक्कर मारने का सीसीटीवी सामने आया है। बस ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी थी। एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर थी ये महिला। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, ये सीसीटीवी आप देखिए, ये सामने आया है, जिसमें ये दिख रहा है कि एक बस ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मारी। एक प्राइवेट कॉलेज में ये महिला टीचर थी, लेकिन जब इलाज के लिए महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, भर्ती कराया गया, तो इलाज के दौरान ही महिला ने दम तोड़ दिया, महिला की मौत हो गई। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बस ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी और देखिए टक्कर मारने के बाद बस वहां पे रुकी नहीं है, वहां से आगे भागती चली गई है। और ये सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक महिला जो कि स्कूटी से वहां से जा रही है, जो कि प्राइवेट स्कूल में एक टीचर थी, बस ने पहले टक्कर मारी और बिना रुके वहां से आगे बढ़ गई है। इलाज के दौरान महिला की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। उत्तराखंड के बड़कोट में गाड़ी ने एक लड़की को टक्कर मार दी है। गाड़ी की टक्कर से लड़की गंभीर रूप से घायल है। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। बड़कोट के पुराला मुख्य बाजार के पुलिया के पास की ये पूरी घटना है। तो उत्तराखंड के बड़कोट से
ये खबर, ये सीसीटीवी आपके सामने है जहां पर एक गाड़ी ने लड़की को टक्कर मार दी है। गाड़ी की टक्कर से लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देखिए एक लड़की जो कि साइड में चल रही होती है बीच सड़क पर, लेकिन एक गाड़ी पीछे से टक्कर मार देती है यहाँ पे इस लड़की को, और बताया जा रहा है कि लड़की फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। इलाज चल रहा है बड़गौर के पुरौला मुख्य बाजार के पास ये पूरा मामला हुआ है। ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। एक मुख्य बाजार ये बताया जा रहा है, इस बाजार में लड़की जो है वो दुकान के पास चल रही होती है, लेकिन तभी पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर यहाँ पे मार दी है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि लड़की गंभीर रूप से घायल है, इलाज यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, ये लड़की दुकान की साइड यहाँ पे चल रही होती है बाजार में, और पूरी सड़क यहाँ पे खाली है, फिर भी गाड़ी ने यहाँ पर लड़की को टक्कर मार दी है। ऐसे में क्या वजह रही ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। क्या ड्राइवर की लापरवाही इसमें, हालांकि साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे क्या वजह रही फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, जिसमें एक गाड़ी ने लड़की को टक्कर मारी है और लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इलाज यहाँ पे जारी है। बड़कौट से ये खबर है, बड़कौट में गाड़ी ने यहाँ पर लड़की को टक्कर मार दी है। बीच बाजार में यहाँ पर इस तरह का टक्कर मारी गई है। पुरौला मुख्य पुल ये बताया जा रहा है, यहाँ का पुलिया के पास भी पूरी घटना है। बड़कौट की पुरौला मुख्य बाजार की पुलिया के पास की ये घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।